अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? और स्क्रीन शो हो रहा है वालेकुम या स्क्रीन सलाम। नहीं शो हो रहा? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। ठीक है, अभी स्क्रीन शो हो रहा है? नो। जी अभी हो रही। ठीक है जी। आप लोग को पेपर नज़र आ रहा है जो अभी स्टूडेंट का है, क्रिटिकली एनालाइज द इलेक्शन ऑफ 1937 एंड सफरिंग्स एंड grievances of Muslims under the Congress rule in provinces. How much did it help in popularizing the idea of separate Muslim state in India? आप इस क्वेश्चन में देखें, आप लोगों ने क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले टाइटल देना होता है और ये टाइटल आपको नजर आ भी रहा है, कांग्रेस अट्रॉसिटीज एंड आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। ये इसके क्या है, ये इसकी टाइटल है। इसका टाइटल के बाद इसने ब्लॉक इन न्यूमरल टेक्निक में अक्सर स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि इंट्रोडक्शन को ब्लॉक में बंद करना है या प्रियम्बल इसकी जगह लिखना है, सिनोनिम यूज करना है। और जब भी आप लोग यहाँ पे सईद अहमद But in his book Exploring Pakistan has mentioned the atrocities of Congress rule after winning the election of 1937. It was indeed a terrible experience. So यहाँ पे स्टूडेंट ने स्टार्ट ही से बेंचमार्क लगाया है। फिर उसके बाद इसने जो भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को इसने क्या किया है, हिट किया है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपने टाइटल दे दिया जो कि नज़र भी आ रहा है, ऊपर मार्कर पे आया है, और इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया, ये आपके पास कांग्रेस एट्रोसिटीज एंड आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड, ये आपके पास ये टाइटल है। टाइटल के बाद इंट्रो, फिर ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब है किसी आपके बुक, किसी रेफरेंस, किसी कोर्ट के साथ लिंक करना। सईद अहमद इन हिज बुक एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान हैज मेंशन्ड द एट्रोसिटीज ऑफ कांग्रेस rule after winning of election of 1937. It was indeed a terrible experience in which Muslims had suffered economic exploitation in the hand of Hindus. There was marked violence, religious extremism against Muslims. तो ये वो आंसर के मुताबिक इसने लिखा है, समरी ऑफ द क्वेश्चन दी है, जनरल वे में लिखा है। फिर ये जो सेकेंड पेज है, मैपिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ एंड आफ्टर मैथ ऑफ कांग्रेस रूल, इसने थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट इसको मैंने लिखा भी है कि इस पर थोड़ा काम करो, लेकिन फिर भी सेकेंड पेज आपको स्कीमेटिक ऑफ द क्वेश्चन नजर आता है। द वेरी फर्स्ट पेज इज इंट्रो ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पेज इज स्कीमेटिक। इंट्रो से पहले टाइटल, टाइटल के बाद आपने बेंचमार्क के साथ इंट्रो को कनेक्ट करना है। और ये जब आपको स्कीमेटिक नजर आए, ये सारे बहुत सारे स्कीमेटिक्स और भी है जो मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हाईलाइटिंग द रिजल्ट ऑफ 1937 इलेक्शंस, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट जो कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं होता और आप एक से दो पॉइंट्स उसके दे देते हैं। हाईलाइटिंग द रिजल्ट्स ऑफ 1937 इलेक्शंस, 1937 के इलेक्शंस का रिजल्ट क्या है ये आपने समझना है। फिर कांग्रेस रूल अ नाइटमेयर फॉर मुस्लिम इंडिया, ये देखो फ्लो चार्ट फिर से आया, यहाँ से डिमांड ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, ये फोर्थ पेज से। पहला इंट्रो, दूसरा स्कीमेटिक, तीसरा हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन के मुताबिक आपने समझना होगा। तो इस क्वेश्चन का डिमांड जो है वो चौथे पेज से स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही है नहीं? तो इसको आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो क्वेश्चन है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें और रोज़ाना के मुताबिक आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन लिखने। फिर आप देख सकते हैं मेन हेडिंग, सब हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स को नंबर दिए हुए है और नंबर के साथ ये देखो स्टेरिक वर्द स्कीम अप्लाई हुआ है। फिर कंस्पेरेसी स्कीम्स अगेंस्ट मुस्लिम, ये भी अप्लाई हुआ है। फिर अपसर्ज इन हिंदू, ये भी 3 पॉइंट्स है। अकॉर्डिंग टू वेटेज इसने फिर एक स्टेरिक अप्लाई किया है। फिर ये पेज थोड़ा डिस्टर्ब है, आप इसको देख लीजिए, देखो कांग्रेस एट्रोसिटीज़, ये टॉपिक सेंटेंस है। इसको अगर आप देख लें कि कांग्रेस की जो एट्रोसिटीज़ है, इसमें आप फिर से 3 हेडिंग आ रहे हैं और फिर स्टेरिक अप्रोच भी आ रहा है। फिर ये देखो 3 हेडिंग्स आ रहे हैं और फिर ये देखो समेशन कंक्लूजन है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ने जो भी लिखा है ये अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 3 लिखा है। समझ आ गई?
अभी अगर मैं बात करूं इस पूरी जो अभी नज़र आ रहा है हमारे पास, ये जितने भी पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये सिर्फ आप लोगों ने ये समझना होगा कि यहाँ पे इस पूरे पेपर में आपको सबसे पहले टाइटल नज़र आ रहा है, टाइटल को सही से प्रीसी ऑफ द क्वेश्चन कहते हैं, फिर इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, फिर बेंचमार्क कनेक्ट है इंट्रोडक्शन के साथ, फिर रूल ऑफ थ्री नज़र आ रहा है, रूल ऑफ थ्री के मुताबिक इसने इंट्रो लिखा है, फिर इसके बाद उसने यहाँ पे मैप दिया है, फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट के बाद सब्जेक्ट दिया है, और सब्जेक्ट के बाद डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू डायसेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू वेटेज स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी 16 प्रिंसिपल के बेस पे क्वेश्चन करेगा, ग्रे स्ट्रक्चर के बेस पे करेगा, डायसेक्शन सीखेगा, डिकोडिंग सही करेगा, वो आगे जा सकता है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को रोज़ाना के बेस पे जो असाइनमेंट देने हैं वो भी आप लोग इसी बेस पे करें, जिस बेस पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ उसी बेस पे रोज़ाना एक क्वेश्चन सॉल्व करें, और उस पर आपकी इफ़िशियंसी सारी चीज़ अच्छी होगी। इसके साथ साथ जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन फिर मैंने आपको पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल्स भी बताए थे, हर्डल्स भी बताए हैं या नहीं बताए हैं। पाकिस्तान के डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स कौन कौन से हैं ये समझना है। और आज आप लोग एक अप्रोच लिख ले, अभी मैंने क्लास में समझाया भी था, आर लेम नेल SLMIS, RLEMNIL SLMIS। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पे आप लोगों ने एक अप्रोच अप्लाई किया था, MCRS, सॉरी पॉलिटिकल क्राइसिस पे, इकोनॉमिक क्राइसिस मैंने समझाए थे। फिर अभी उसके सोल्यूशन देना है कि पोलराइज पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें सही से काम नहीं कर रहे, तो आपने सोल्यूशन देना है। एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच अलाइन टेक्निक है कि जो काजेज है उसको अलाइन करो सोल्यूशन के साथ। सबसे पहली बात आपने रिफॉर्म्स देने हैं, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना, पोलराइज पॉलिटिक्स को इंश्योर करने के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स के साथ साथ लीगल एक्शंस हमने लेने हैं, रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स के साथ लीगल एक्शंस लेने हैं। ई मीन्स इकोनॉमी, हमने इकोनॉमी को इंश्योर करना है। रिफॉर्म्स लेकर आना है, लीगल एक्शंस लेने, इकोनॉमी को इंश्योर करना है। हर एक के दो दो पॉइंट्स आपने देने हैं सोल्यूशन में। मीडिया के थ्रू अवेयरनेस लेकर अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, अबाउट इफेक्टिव पॉलिटिकल प्रोसेस। फिर नेशनल लेवल स्ट्रेटजीज, इंटरनेशनल लेवल स्ट्रेटजीज, लोकल लेवल स्ट्रेटजीज चाहिए आपको उस मसले को हल करने के लिए। फिर आपके पास शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी दो दो टू चाहिए पॉइंट्स, मिड टर्म सोल्यूशन भी चाहिए, इमीडिएट सोल्यूशन भी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक सोल्यूशन भी चाहिए। ये आपका हो गया आरलेम नेल SLMIS। और ये यूट्यूब के वीडियोस में पढ़ा भी है जो मैंने स्कूल ऑफ थॉट समझाया। जब भी CSS में हो, PCS में हो, PMS में हो, तहसीलदार का एग्जाम हो, UPSC हो, कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, आपने सोल्यूशन देने हैं, सोल्यूशंस आरलेम नेल SLMIS के बेस पे। और जब भी आपने सोल्यूशन देने हैं, ये बात माइंड में रख के, पक्की टक्की बात है कि जो काजेज होंगे उसको अलाइन करना होगा सोल्यूशन के साथ। जो आपके फैक्टर्स है जिनके बेस पे इशू आ रहा है उसको अलाइन कर लो सोल्यूशन के साथ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, बैड गवर्नेंस है तो मुझे गुड गवर्नेंस चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सही से नहीं है तो मुझे इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी चाहिए, वॉचडॉग सही से काम नहीं कर रहे, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, तो मुझे वो चाहिए, एड्रेस करने हैं। ये मेरे, इसको कहते हैं अलाइन टेक्निक। सो मैंने सबसे पहले आपको 16 प्रिंसिपल के बेस पे क्वेश्चन बताया, फिर मैंने आपको MCRS कल कराया, फिर मैंने आपको सोल्यूशन आरलेम नेल SLMIS के बेस पे समझाया। अभी मैं आपको दूसरा टॉपिक दूंगा और इसके एंड पे एक असाइनमेंट दूंगा। ये बात माइंड में रखो कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। 8 बिलियन तक पाकिस्तान की, सॉरी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन गई है।
पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ पहले 0.7% था, लेकिन अभी अगर मैं पाकिस्तान के पॉपुलेशन की बात करूं तो अभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ पर ईयर एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ 2.04% है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। यहाँ पे फिगर है 2016 का, आप लोग यहाँ पे 8 बिलियन पीपल लिखो, और अभी जब पाकिस्तान की नहीं वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस बढ़ने की वजह से आपकी जो अकॉर्डिंग टू मल्थूजियन थ्योरी, मैंने कल के क्लास में समझाया था कि पॉपुलेशन पावर n के बेस पे बढ़ेगा। ये ह्यूमन नेचर है कि पॉपुलेशन बढ़ाएगा वो, ये ह्यूमन नेचर है कि जो पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा। अभी आपने कुछ गवर्नेंस के रिस्ट्रेन लगाने हैं, कुछ पॉलिटिकल रिस्ट्रेन लगाने हैं, कुछ सोशल फैब्रिक्स को स्ट्रांग बनाना है, पब्लिक में अवेयरनेस लेके आनी है ताकि पॉपुलेशन कम हो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मल्थूज ये वो कहता है कि रिसोर्स जो है वो स्कैर्सिटी की तरफ जाएंगे। जब आपकी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती है तो रिसोर्स की कमी होगी, रिसोर्स के स्कैर्सिटी की वजह से आप प्रोडक्शन कम करोगे। इस बात को आल्दो कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज भी किया है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स वो कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। और कल मैंने आप लोगों को द वेल्थ ऑफ नेशन, द बुक रिटन बाय एडम स्मिथ, ये बात की है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये एक अच्छी नोशन है। पॉपुलेशन का बढ़ना इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन का बढ़ना इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी का बढ़ना है। आप लोग वो बुक समरी देख लो, कल मैंने शेयर किया है, आज मैं द इकोनॉमी ऑफ लेटेस्ट बाय अशरफ हुसैन शेयर करूंगा। अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कार्ल मार्क्स कहता है कि हर एक बंदे को चाहिए कि वो फिर डेवलपमेंट की तरफ जाए, वो अपने हिस्से की डेवलपमेंट करे। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोफेसर आर नक्स की, आर नक्स ने ये कहा है, आर नक्स ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बेसिकली इसकी जो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट होता है। किसी कंट्री को अगर मैं कहूँ का ये अंडर डेवलप है या डेवलप है या डेवलपिंग स्टेट है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर नर्क्स, underdeveloped countries are those which compared with the advanced countries are under equipped with capital in relation to their population and natural resources। उनकी जो कैपिटल है वो डाउन होता है, ह्यूमन रिसोर्स डाउन होता है, पॉपुलेशन उसका एज कंपेयर टू जो पॉपुलेशन है उसके रिसोर्सेज अच्छे नहीं होते। दूसरी बात, माइकल टोडेरो द मॉडर्न क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, माइकल टोडेरो क्या कहता है कि लो लेवल ऑफ लिविंग, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन, सोशल सर्विसेज अच्छे नहीं होते, लो सेल्फ एस्टीम, लो रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी, लिमिटेड फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये सारी कैटेगरीज को आप देखोगे तो ये आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक है। आई रिपीट, द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू माइकल टोडेरो एज दैट which has low levels of living, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, इलिटरेसी होगी, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल अच्छा नहीं होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी होगी। ये मैं इकोनॉमिक्स में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ा चुका हूँ। एंड पुअर हेल्थ, पुअर एजुकेशन, सोशल सर्विसेज डिस्टर्ब होंगे, लो सेल्फ एस्टीम होगी, लो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, लिमिटेड फ्रीडम होगी फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल। तो इस तरह के फैक्टर्स को फिर हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू माइकल टोडेरो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। अकॉर्डिंग टू आर नर्क्स, आपकी कैपिटल रिलेशन सही नहीं होती पॉपुलेशन के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, आपकी कैपिटल डेवलपमेंट सही नहीं होती, आपकी जो कैपिटल है वो प्रोडक्शन सही नहीं होती। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैनले, स्टैनले भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं अ कंट्री इज सेड टू बी अंडर डेवलप्ड which is characterized by coexistence in greater or less degree of unutilized and underutilized manpower। आपकी जो मैन पावर है, अगेन ह्यूमन रिसोर्स हेड हो रहा है, मैन पावर अंडर यूटिलाइज्ड होगा या अनयूटिलाइज्ड होगा ऑन वन हैंड एंड अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अदर हैंड। हम कह सकते हैं कि टोटल अगर हम
बात करें यूएन के मेंबर स्टेट्स की तो 173 अभी वैसे भी बढ़ गए हैं, 190 तक पहुंच है, लेकिन पुअर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है। और मैंने इकोनॉमी में ये मैं अभी थोड़ी बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, एक इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इकोनॉमी का क्वेश्चन और ऐसे सही तरह से लिख सकें। ये बेसिकली यूएन के जितनी भी मेंबर स्टेट्स है वो डिवाइड है 3 हिस्सों में, और ये ग्लोब भी डिवाइड है 3 हिस्सों में। नंबर 1 डेवलपिंग स्टेट्स या डेवलपिंग कंट्रीज, नंबर 2 अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड नंबर 3 इज डेवलप्ड स्टेट्स। अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं अंडर डेवलप्ड की, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे इंटरनेशनल डेट का बहुत बड़ा बर्डन होता है। यू कैन चेक जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, टेकिंग द केस स्टडी ऑफ सूडान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, उस पे ओवरऑल अगर बात करूं तो ओवरऑल उन पे ज़्यादा बर्डन होता है। Most of the developing countries are depending on foreign economic loans to meet the shortfall in the domestic savings, to meet the shortfall in the foreign exchange reserve. वो अपने खजाने में पैसे जमा करने के लिए लोन लेंगे, वो अपने कंट्री को चलाने के लिए लोन लेंगे। द ओवरऑल पॉवर्टी सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब होगा। अभी मैं ये वाला फैक्ट नहीं दे रहा, इट्स टू ओल्ड, बट ये पॉइंट मस्ट दूंगा कि बर्डन ऑफ इंटरनेशनल डेट। फिर उसके बाद आप लिखे वाइसलेसनेस एंड पावरलेसनेस ऑफ पीपल, वाइसलेसनेस एंड पावरलेसनेस ऑफ पीपल। यहाँ पे आर्गुमेंट चाहिए, यहाँ पे फैक्ट ही नहीं चाहिए। इन डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज लैक ऑफ वॉइस, देयर इज लैक ऑफ पावर, देयर इज लैक ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल वॉइसलेस होते हैं। तो ह्यूमन ट्रीटमेंट वहां पे डिस्टर्ब होती है, इक्विटी का नाम ही नहीं होता, एगिलिटेरियन सोसाइटी होती नहीं है, इंस्टीट्यूशंस इम्बैलेंस होते हैं, स्टेट एंड सोसाइटी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर हम बात करें एडवांस कंट्रीज में, तो कभी कभी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एडवांस कंट्री एक्सप्लॉइट करेंगे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स को। अगर हम एडवांस कंट्रीज की बात करें तो इन एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पीपल आर नॉट माल ट्रीटेड एट द हैंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। वहां पे ना करप्शन होता है, ना नेपोटिज्म होता है, ना बेड गवर्नेंस होता है, ना वहां पे इंस्टीट्यूशन इम्बैलेंस होता है, ना वहां पे इंस्टीट्यूशन गलत यूज होता है। द पीपल देयरफॉर वर्क विद द पीस एंड सिक्योरिटी and engage themselves wholeheartedly in raising their living standards, reaching new heights. फिर अगर मैं बात करूं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, तो उन पे डेट्स ज़्यादा होता है, डेट्स बहुत ज़्यादा होता है। आप डेट जो वी कैन से एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, IMF से भी लिया है, NDB से, चाइना से, USA से एंड KSA से। तो जो भी एडवांस कंट्रीज है वो पुअर कंट्री को डिपेंडेंट बना लेते हैं अपने ऊपर, उनको पैसे देते हैं, लोन अच्छा नहीं होता, इस लोन के बेस पे तो वो डेट ट्रैप में चले जाते हैं, और डेट ट्रैप की वजह से फिर उनकी डेवलपमेंट नहीं होती। फिर अगर मैं बात करूं सोशल ओवरहेड कैपिटल, द डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफन बर्डन विद इनएडिक्वेट सोशल ओवरहेड। सोशल मोबिलिटी सही नहीं होती, सोशल फैब्रिक्स ठीक नहीं है, सोशल डिवीजन है, पुअर पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, रोड्स अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जेंडर की एम्पावरमेंट नहीं है, एजुकेशन उनका अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी कंट्री को अभी एडवांस बनाना है तो इन काजेस को अल्टर करो, उनको सोशल कैपिटल दो, लोकल लेवल इंडस्ट्रीज दो, इनइक्वलिटीज को ख़त्म करो। तो जब मेन जो मसला आगे आ रहा है वो इनइक्वलिटीज एंड इनकम आ रहा है। बहुत सारे ईयर्स में हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं। As the years pass, the income gap between developed and developing countries is widening. ये according to world system theory भी explain करे, because underdeveloped countries की exploitation होती है। So exploitation की वजह से developed state development की तरफ जाएगी और underdeveloped state और भी डिस्टर्ब होगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी डिस्टर्ब है, मार्केट इकोनॉमीज डिस्टर्ब है, द इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज हैव डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री में मार्केट इकोनॉमी है भी नहीं। कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था मार्केट इकोनॉमी में, मॉडर्न इकोनॉमी में, और अंडर डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी क्लोज मार्केट इकोनॉमी। तो आपने मार्केट को देखना है कि इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज हैव डेवलप्ड मार्केट इकोनॉमी एज कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्री।
एंड दे हैव इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज होते हैं, वी कैन से वहाँ पे मार्केटिंग डिफिशियंसी होती है, टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, लो प्रोडक्शन होता है, लेबर फोर्स अनस्किल्ड होता है। तो हमें चाहिए अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाए तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना है। फिर अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी डिस्टर्ब है। जो आपकी कंट्री है, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब होती है, उसके आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश ये करनी है कि आईटी को एडवांस करें, इनोवेशन को ले आओ, ट्रांसपोर्ट कास्ट रिडक्शन आ जाएगी, इन्वेंशन आएगी, टेक्नोलॉजी आगे जाएगी तो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर भी जाएगी, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी आएगी, एग्रीकल्चर प्रमोट होगा, जीडीपी ग्रोथ जाएगी। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ही नहीं। कौन से कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। फिर उसके बाद डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, वहां पे चूंकि विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं, तो वहां पे आप बेसिकली लो पर कैपिटा इनकम होता है, लो रेट ऑफ सेविंग्स होता है, लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, इनइक्वलिटीज ऑफ वेल्थ होता है, एडॉप्शन ऑफ कंजम्पशन होता है, जो कि आपकी कंट्री को बुरी तरह क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, बुरी तरह क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो कंट्रीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो ऑब्स्टिकल्स है वो एक साथ आप लिख सकते हो। जो अभी मैं ऑब्स्टिकल्स बता रहा हूँ या मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ये मैंने ऑब्स्टिकल में भी समझाया था क्लास में, तो ऑब्स्टिकल में भी यही बातें लिख सकते हो। Deficiency of capital is another common sign of all developing countries of the world. The capital deficiency is mainly due to low per capita income, low rate of saving, low rate of investment, inequalities of wealth, adoption of consumption pattern, high level of expenditure। एक ही पॉइंट में और भी पॉइंट्स आ गए, इस तरह आपने नोट्स भी बनाने होंगे। फिर बैकवर्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है भी नहीं। ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर इन बैकवर्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होगी, हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगी, प्रीडोमिनेंस ऑफ अनस्किल्ड एंड अनट्रेंड लेबर होगा, डुअलिज्म इकोनॉमी, मैं समझाऊंगा इकोनॉमी में डुअलिज्म क्या होता है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज बट पुअर इन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में स्किल्ड वर्कर नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, उनके पास नॉलेज नहीं होता। फिर ब्रेन ड्रेन होता है, आप देख सकते हैं हमारे कंट्री में ब्रेन ड्रेन के कंटेक्स्ट को देखें। देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। Maybe may of these good students do not return to the developing country, maybe not. Those who come back gets job as government officials. They remain unsatisfied with their low salaries and materials comfort. These talented person mostly remain in search of better job, in search of better opportunities in foreign countries. They are thus non-entrepreneur and economic growth में वो आगे जा सकते हैं, but entrepreneurship की facilities ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके कंट्री से ब्रेन ड्रेन होता है, और ब्रेन ड्रेन में अनस्किल्ड लेबर आपके पास रह जाते हैं, स्किल्ड बाहर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल बाय वेल्थ पर्सन। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट इज रन बाय फ्यूडल लॉर्ड्स एंड वेल्थी एलिट्स। ये कल मैंने प्राइवेटाइजेशन में भी कहा था कि प्राइवेटाइजेशन का एक नुकसान ये भी था, और प्राइवेटाइजेशन में हमारे पास इलीट कैप्चर सोसाइटी आ रही थी, और प्राइवेटाइजेशन में जब इलीट कैप्चर आए तो वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट पे, वो अपने इंटरेस्ट पे वो होते हैं ज़्यादा, वी कैन से रिलाई करते हैं, और अपने इंटरेस्ट पे ज़्यादा रिलाई करने की वजह से आप लोग ये कह सकते हो कि फिर आपकी जो स्टेट की इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके साथ साथ आप लोग लेके बैड गवर्नेंस, नो चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं होता, बैड गवर्नेंस है, आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई वॉच डॉग नहीं है कि नेपोटिज्म करप्शन इन चीज़ों को क्या करे, एड्रेस करे। ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी ठीक नहीं जा रही, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्टर्ब जाती है। तो इसी तरह के कंटेक्स्ट में आपकी कंट्री अंडर डेवलप की तरफ जाती है। इसके साथ साथ कुछ और भी लिख लें कैरेक्टरिस्टिक, जो मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा इन स्लाइड्स के अलावा।
नंबर 1 ये है कि लो जीडीपी, लिख ले, लो जीडीपी पर कैपिटा, वीक इकोनॉमी होगी, लो जीडीपी पर कैपिटा होगा, लो जीडीपी पर कैपिटा। एंड सेकेंडली हाई पावर्टी रेट्स होते हैं, ये इसकी रिपरकशन में भी लिख सकते हो, हाई पावर्टी रेट, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। इसके बाद देखो लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लिख लो, आपकी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन सही नहीं होती। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या? हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनकम inequality, social inequality, income inequality, social inequality, weak infrastructure, dependency on foreign aids, population explosion, low life expectancy होती है, low life expectancy, high infant and maternal mortality, high infant and maternal mortality, लो लिटरेसी रेट, एजुकेशन ही नहीं होता, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन, उसके बाद हाई डिजीज प्रिवेलेंस होगा, जेंडर इनइक्वालिटी में हम कह सकते हैं विमेन एम्पावर नहीं होंगे, ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी बता दिया, अनस्किल्ड लेबर वो भी बता दिया, एंड चाइल्ड लेबर होगा। इस तरह की सोसाइटी में चाइल्ड लेबर होगा, चाइल्ड लेबर मीन्स बच्चे ज्यादा काम करते नजर आएंगे, और अभी नजर भी आ रहा है, पाकिस्तान की मिसाल लो, ये पॉइंट्स में लिखने होंगे, आई विल चेक। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज की अगर मैं बात करूं, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। वी कैन से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस तरह के कंट्रीज में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, करप्शन एंड ब्राइबरी, वीक इंस्टीट्यूशंस, पुअर गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स, वीक लॉ एनफोर्समेंट, lack of watchdogs, and dependency on foreign policy, dependency on foreign powers and weak foreign policy। अगर मैं बात करूं कि एक कंट्री अंडर डेवलप क्यों है और उसको डेवलप कैसे बनाना है, रिमीडियल मेजर्स की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन आप लोग लिख ली कि होता क्यों है और कैसे। एनर्जी क्राइसिस उस कंट्री में होते हैं, एनर्जी क्राइसिस, और फिर उसके बाद आपके एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, तो आप ट्रेड डिफिसिट में जाते हैं या नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के ना होने की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता। फिर उसके बाद आप ये भी लिखे कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरा होता है। फिर ये लिखे कि आपकी जो वी कैन से रेवेन्यू जो है वो कम जनरेट होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप चले जाते हैं डेट में, और वहाँ पे डेट फिनेंसिंग होता है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूँ परसेंटेज इन द ग्लोबल ट्रेड बहुत कम होता है, पाकिस्तान की परसेंटेज अगर आप देखें वो बहुत कम होता है, कम है भी, हम 0.01% ग्लोबल ट्रेड में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पहले 0.07% था। फिर उसके बाद आप लेके कि वी कैन से रेमिटेंसेस पे इस तरह कंट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, इस तरह कंट्री रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट होती है, और यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से एफडीआई सही नहीं होती। और फिर उसके बाद आप ये फाइनल पॉइंट लेके कि यहाँ पे कुछ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके, टेकिंग द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी मेयर्स के ना होने की वजह से, और टैक्स का जो कल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डिजिटलाइज टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। मैंने पहले 16 से 19 पहले क्लास में बताया था, आज मैंने 30+ मैनिफेस्टेशन दिया है कि एक कंट्री काजेस क्या होते हैं या क्यों एक कंट्री जो है वो अंडर डेवलप होती है। अभी मैंने इस कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ तो लेके जाना है ना, तो मुझे सोल्यूशन चाहिए ना, तो रिमीडियल मेयर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिमीडियल मेयर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी मैंने क्या करना है कि मुझे वो सारे, एक यहाँ पे टेक्निक अप्लाई होगा, कौन सा टेक्निक अप्लाई होगा मेयर्स के लिए, आज समझा भी दिया, आरलेम नेल SLMI S, और कौन सा यूज होगा, अलाइन, अलाइन, शाबाश, जो मैंने काजेस बताए उनको अलाइन करो। और ये सोल्यूशन में सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा है, क्या इन्होंने ये नहीं लिखा है कि हमारे पास जो है
वी कैन से, जो भी बता रहा हूँ ना, ये मैं यूपीसी के लेक्चर के बेस पे बताता हूँ। ये आजकल जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक समझाते ही नहीं होता कि आपकी क्रिएटिविटी हो। एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस, फॉर एक्सपेंडिंग द टैक्स बेस इट इज नेसेसरी दैट द कवरेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में बी रिड्यूस्ड। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ने हैं मस्त, इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा। फिर टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ हमने जाना है, डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाना है, हमने डिजिटलाइज टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर करना है, जो अभी मैंने कागज में भी बता दिया कि ये मसला है। फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर, द टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, द गवर्नमेंट कैन रेज मोर रेवेन्यू बाय ब्रिंगिंग द एग्रीकल्चर इनकम द टैक्स नेट ऑन प्रॉपर फुटिंग्स। लेकिन ये पुरानी पॉलिसी है, अभी ये नहीं चलेगी। अभी हम एग्रीकल्चर को इंसेंटिव्स देंगे। और इंसेंटिव के बारे में मैंने उस बुक में क्या लिखा था, द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, किसी ने समरी देखी है जो मैंने कल शेयर किया है? पहला पॉइंट क्या था विलायत? द वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज इंसेंटिव इज द किंग। इंसेंटिव से सब कुछ होता है, तो हमने एग्रीकल्चर को इंसेंटिव्स देने हैं ताकि एग्रीकल्चर प्रमोट हो, जीडीपी ग्रोथ वगैरह हो। एंड सेल्फ रिलायंस, पाकिस्तान इज नी डीप इन फॉरेन डेट। इफ वी आर रियली desirous of increasing the rate of economic development, GDP, GNP, economic boosting करनी है, we shall have to lessen our dependency on the foreign assistance। IMF पे डिपेंडेंसी कम करो, और ये कम तब होगा जब आप अपने लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। द स्ट्रेटेजी ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअल लेवल पे आप कंजम्पशन कम करें। आप कोशिश करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स है, जो कल मैंने मॉडल शेयर किए थे, चाइना मॉडल एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ गया, फिर मैंने आपको फिनलैंड मॉडल दिया, यूएस का मॉडल दिया, टर्की का मॉडल दिया। उन मॉडल्स को देखो कि उनके इकोनॉमिक मॉडल में क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद ये मार्केट इंपरफेक्शन एंड प्राइस डिस्टॉर्शन ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहा है, ये उसके साथ कनेक्ट करो जो काजेस थे। लेकिन सॉल्यूशंस और भी लिखो, एक मिनट नीचे सॉल्यूशंस और है। हाँ, ये सॉल्यूशन है, गुड। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, इंप्रूव टैक्स कलेक्शन, रिड्यूस वी कैन से इंपोर्ट्स, और अपने मार्केट को बूस्ट करो, आईएमएफ पे डिपेंडेंसी कम करो। फिर उसके बाद आप लेके कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल मैंने एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन में क्या पढ़ाया था कि हमने किस चीज को बूस्ट करना है, प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी चाहिए, डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी, reduce dependency on a single sector, that is oil, agriculture, industry, local government, local industries। फिर उसके बाद आप सर्विसेज सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, ई इकोनॉमी, ई ट्रेड पे आ जाओ, डाइवर्सिटी ले आओ। एंड एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनकरेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, जो कि सीपेक बीआरआई के बेस पे आप अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। फिर इंप्रूव टैक्स कलेक्शन, फिर लिखो प्रमोट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, जो कि आपके रुपये को भी आगे लेके जाएगा, डॉलर्स भी यहाँ पे आएंगे, और आपका क्रेडिट सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज भी सही होगा। एंड अगेन एनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी आपने इनकरेज करना है। फिर आपने कैपिटल मार्केट को इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथन स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉन्ड मार्केट। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखी, लिख लो इन्फ्लेशन कंट्रोल करें। फिर उसके बाद सेविंग्स पे ज़्यादा तवज्जो दो। अगर सेविंग वी कैन से, मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, वो रबानी की बुक पाकिस्तान अफेयर्स, उसमें वो कह रहे हैं कि वी कंज्यूम मोर देन व्हाट वी प्रोड्यूस एंड वी सेव लेस देन व्हाट वी देन व्हाट इज और एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट से मैंने ये पॉइंट लिख लिया इस बुक से कि वी हैव टू स्टेबलाइज द रेवेन्यू बाय सेविंग मोर एंड इन्वेस्टिंग लेस। एंड अगेन हेल्थ केयर को इंश्योर करो, हेल्थ केयर को प्रमोट करो, ताकि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपकी अच्छी है, तो एक ऐसे भी आया था ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इज पॉसिबल थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज, इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल से। आप लिटरेसी को प्रमोट करें, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं इंप्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि स्किल्स इनकलकेट हो। तो ये सारे काज मैंने बताए ना, उसके सोल्यूशन था। फिर उसके बाद फाइटिंग करप्शन, एरेडिकेटिंग करप्शन। फिर उसके बाद डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट थ्रू डिवोल्यूशन ऑफ पावर बाय एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी। फिर उसके बाद प्रमोटिंग ई गवर्नेंस फॉर चेक्स एंड बैलेंस एंड वॉच डॉग।
ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, एंड अगेन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बेस पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना है। फिर एग्रीकल्चर को सब्सिडीज दो, इंसेंटिव्स दो। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर यूज करो, न्यू मॉडर्न टेक्निक यूज करो। आप ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात मैंने की थी 1965 की, जिसमें टेक्नोलॉजी प्रमोट हुई, इंप्रूव हुई थ्रू एग्रीकल्चर इनोवेशन। फिर उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज के भी स्ट्रांग बनाना है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोग्राम सही करो ताकि लोग जो है वो चिल्ड्रन जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। चाइल्ड की हेल्थ ज़रूरी है। फिर आप लोग शॉर्ट टर्म मेयर्स में ये लिख ले, शॉर्ट टर्म मेयर्स में ये लेके एंटी करप्शन ड्राइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आना, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना। शॉर्ट टर्म में क्या लिखो? एंटी करप्शन ड्राइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आना, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना। फिर मीडियम टर्म मेयर्स में लिखो एजुकेशन अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एजुकेशन अपग्रेडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ये मिड टर्म में लिखो। इन लॉन्ग टर्म में लिखो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल पॉलिसी, विजन 2025 इन विजन 2030। और हम कह सकते हैं अगर मैं लॉन्ग टर्म के साथ इमीडिएट मेजर्स लेना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने क्या करना होगा? मैंने इंसेंटिव्स देने होंगे, मैंने कोशिश करनी है कि सेविंग्स पे ज़्यादा तवज्जो दूँ, रेवेन्यू जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दूँ। फिर जब यहाँ पे आपके पास आ जाता है ऑब्स्टिकल्स, ये मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि अगर एक कंट्री में मार्केट इम्परफेक्शन है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, तो ये आप ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ डेवलपमेंट में लिख सकते हो कि हमारे पास लेक ऑफ फुल इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, इफेक्टिव कंपटीशन नहीं होता, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होता, स्लो इन्वेस्टमेंट होता है। ये जितने भी ऊपर काजेस बताए वो भी आप लिख सकते हैं। प्राइसेस ऑफ गुड्स फॉल हो जाता है, सॉरी प्राइसेस ऑफ गुड्स फेल टू चेंज। एक ही प्राइस हो, हमने डाइवर्सिटी की तरफ नहीं गए, डाइवर्सिटी ऑफ मार्केट चाहिए, इनोवेशन नहीं होता, प्राइस डिस्टॉर्शन होता है, सप्लाई चेन डिमांड डिस्टर्ब होता है। अगर आप इस तरह जाओगे तो इस तरह को कवर करने के बाद ये जितनी भी पॉइंट्स हैं, मार्केट इम्परफेक्शन, ये सारे आप कागज में लिख सकते हैं। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप ये मस्ट लेके। एक और चीज़ जो आप लोगों ने इंश्योर करनी है इन्हीं कंटेक्स्ट में, वो ये इंश्योर करनी है कि आपके पास जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने उसको पाकिस्तान के साथ मस्ट लिंक करना है, पाकिस्तान के साथ मस्ट लिंक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कहूँ कि क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा और आपने इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, आप ये लिखो कि आईएमएफ के कंटेक्स्ट पे क्वेश्चन आएगा कि आईएमएफ पे हम क्यों डिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी का जो क्राइसिस क्या है, इसके काजेस क्या है, इसके इम्पैक्ट्स और सोल्यूशन भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात करें, फिस्कल डिफिसिट भी है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन भी है, डेट क्राइसिस भी है, डेट फाइनेंसिंग भी है, फिर उसके बाद आईएमएफ पे डिपेंडेंसी भी है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन भी है, इंडस्ट्रियल बेस सही नहीं है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को कनेक्ट करूं विद इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर तो पाकिस्तान अफेयर में 3 टॉपिक्स मेरे कवर हो जाएंगे। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 शाबाश, नंबर 2 इंडस्ट्रीज, एंड नंबर 3 इकोनॉमी। तो आप लोग लिख ले पहला क्वेश्चन जो असाइनमेंट कल आप लोगों ने सबमिट करना है कि व्हाई इज पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हाई इज पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर, शाबाश सारे लिख ले, फिर ग्रुप में शेयर करें और ये आप लोगों ने कल तक करना है। व्हाई इज पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग, why is Pakistan's agriculture sector underperforming? Also explain the role of agriculture and the role of agriculture in economic development. Also explain the role of agriculture. Also explain the role of agriculture in economic development. Also explain the role of agriculture and economic development. शाबाश, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेके ये आप लोगों ने शेयर करना है, शायर अगर है यहाँ पे सुबाना या विलायत ग्रुप में शेयर करना है ताकि मैं भी स्टूडेंट्स को पता हो।
और जो भी ये क्लास ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे हैं, जो बाद में लेंगे, ये असाइनमेंट मस्ट करना है। शाबाश, लिख ली। कैन पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 2, कैन पाकिस्तान achieve sustainable economic growth without IMF support? Can Pakistan achieve sustainable economic growth without support of IMF? शाबाश। तीसरा क्वेश्चन लेके, इंडस्ट्री और इकोनॉमी को लिंक कर रहा हूं दोनों को। शाबाश। पहला लेके, इंडस्ट्री इज अ बिग बोन ऑफ इकोनॉमी। इंडस्ट्री इज द backbone of economy. Industry is the backbone, industrial sector is the backbone, या industries are the backbone of economy, which contribute in GDP growth, which contribute in GDP growth. Why has Pakistan industrial sector, why has Pakistan's apostrophe s लिखना है, why has Pakistan's industrial sector remained stagnant? Why has Pakistan's industrial sector remained stagnant? Why has Pakistan industrial sector remained stagnant? शाबाश। असाइनमेंट कल तक सबमिट करनी है, ठीक है, ये मस्ट है।